हेलो, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ समास। इसके पहले की वीडियो में भी मैं समास, उसकी परिभाषा, उसके भेद पर मैं प्रकाश डाल चुकी हूँ। आज समास के भेदों को ही कंटिन्यू इस वीडियो में कर रही हूँ। जैसे नेक्स्ट हम लोग इसके पहले वाले समास के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पांचवा है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद, ध्यान क्या देना है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन उन दोनों के बीच में विलोम शब्द का, विलोम का, पूरक या सहचर का संबंध होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन उनके बीच में विलोम का, पूरक का और सहचर का संबंध रहता है। जैसे हम लोग गुरु लेते हैं, गुरु का विलोम क्या हो जाएगा? शिष्य होगा। गुरु का गुरु आइन नहीं होगा तो शिष्य होगा। इसी तरह से भाई का बहन विलोम आता है, पाप का पुण्य होता है। तो इसी तरह से इसमें क्या है, दोनों पद के बीच में विलोम शब्द का क्या है, संबंध रहता है। नेक्स्ट है जैसे दाल रोटी, माता पिता, कप प्लेट, जेठ जिठानी, ये लोग क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। काम धाम, घास फूस, काना फूसी, यह क्या है, सहचर हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले। तो जैसे काना है, फूसी, यह सारा क्या है, क्षेत्र का अपनी भाषा है। तो इस तरह से जिसमें दोनों पद प्रधान होते हुए भी इनका पूरक, विलोम और सहचर का संबंध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी उनका इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन वे दोनों अप्रधान पद जो हैं मिलने के बाद क्या होता है, एक तीसरा नया पद शब्द बनता है। वह क्या होता है, वह महत्वपूर्ण होता है और वही महत्व वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ यदि हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में, तो नीलकंठ का जब हम लोग विग्रह करते हैं तो क्या होगा, नीला कंठ धारण किया है जिसने। जिसमें जब हम लोग यहाँ ट्रिक्स को अपनाना है, चाहे वो एग्जाम के समय में यहाँ ट्रिक्स ये क्या होता है, बड़ा ही महत्व का हो जाता है। तो जैसे हम लोग समास विग्रह करेंगे तो विग्रह करने में नीला कंठ धारण किया है जिसने, जिसने शब्द यदि हम लोग देख लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वह बहुव्रीहि समास है। और यदि ऑप्शन दिया हुआ है कि नीलकंठ कौन सा समास है, तो उस समास में जैसे अव्ययी भाव समास दिया हुआ है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास और एक बहुव्रीहि समास दिया गया है, तो उसमें हम लोग बहुव्रीहि समास के साथ जाएंगे। यहाँ एक चीज़ और ट्रिक्स को ध्यान में रखना है कि जितने भी देवी देवताओं के नाम होते हैं वे सभी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त जो वीआईपी पर्सन होते हैं वे भी बहुव्रीहि समास ही अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है महादेव, देवों के देव। महादेव कौन है, शिव को कहा जाता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसने, या लंबा उदर धारण किया है जिसने। किसने किया है, लंबोदर किसको हम लोग कहते हैं, भगवान गणपति या गणेश को। फिर महात्मा, जिसने महान आत्मा को धारण किया है जिसने, तो यहाँ महात्मा भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। दशानन, दस है आनंद जिसने, यहाँ क्या ध्यान देना है, दस है आनंद, तो जिसने 10 आनंद धारण किया है जिसने, अर्थात रावण। तो फिर यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं कि
बहुत सारे ऐसे भी शब्द आते हैं या प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है लेकिन संख्या का उसमें बोध नहीं होता है। तो वे शब्द भी कभी कभी क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे यदि हम लोग त्रिलोचन ले रहे हैं तो इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, तीन है लोचन जिसके, तो यहाँ बहुव्रीहि, क्योंकि जिसके, जिसने, जिसका, जिसकी यदि आ जाता है समास विग्रह करने पर तो वह बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन त्रिलोचन तो यहाँ द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद क्या होता है आप लोग बताओ, संख्यावाचक। तो त्रिलोचन, तीन लोचनों को का समूह, तो तीन लोचनों का समूह हम लोग क्या पढ़े थे कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक और दूसरा जो समूह के साथ हो उसे हम लोग कौन सा कहते हैं, द्विगु समास। तो यहाँ दोनों त्रिलोचन जो है, यहाँ पहला क्या है, तीन त्रि, लेकिन एक जगह यह द्विगु समास भी हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या है, त्रिलोचन बहुव्रीहि समास भी होगा। लेकिन यहाँ पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, लेकिन उसके बाद क्या है, वह तीसरे पद की ओर संकेत नहीं कर रहा है कि वह समूह में है कि बिना समूह का है, इसलिए वह क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। इसी तरह से तिरंगा को लेंगे हम लोग, तो तीन रंग धारण किया है या तीन रंग वाला, तीन रंगों का समूह, वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और तीन रंग को धारण किया है जिसने, तो जिसने शब्द आ गया तो यहाँ यानी राष्ट्रीय तिरंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। यहाँ दोनों ट्रिक्स को अपना के ध्यान में रखते हुए वहाँ पर समास का नाम लिखना रहेगा। इसी तरह से अब हम लोग जितना ये पार्ट थर्ड है समास का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये हो जाएगा। तीनों में से हम लोग अब कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो समास का प्राय परीक्षा में ये सारे प्रश्न आते हैं और इम्पोर्टेंट है, चाहे वह बीपीएससी की हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, इसमें ये सारे प्रश्न आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जैसे समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ हम लोग परिभाषा में पढ़े थे, तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। आंसर क्या हो जाएगा, संक्षेप। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। समास के पदों को अलग अलग करने को क्या कहते हैं, विग्रह करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहे तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है अनुरूप। अनुरूप में कौन सा समास है, आप लोग बताओ। ये अनु और क्या है, उपसर्ग है। जिस समास में पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, उसे हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। इसी तरह से आमरण, आमरण में क्या है, उपसर्ग है, तो यह भी कौन सा समास होगा, इसके साथ ऑप्शन रहेगा कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पहला पद क्या है, अ उपसर्ग है, तो यह अव्ययी भाव समास होगा। इसलिए इस तरह से ट्रिक को अपना करके परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का आंसर आप लोगों को देना है, और जो 4 नंबर 3 नंबर के जो भी समास आते हैं उसका पूरा मार्क्स आप लोग को ले आना है। परमेश्वर, परम है ईश्वर, ठीक है, ये क्या है, कर्मधारय समास हो जाएगा।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि 5 नदियों को किस नाम से जाना जाता है? 5 नदियों को पंजाब के नाम से जाना जाता है। देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि इसमें जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? देश के लिए भक्ति के लिए क्या है, इसमें लोप हो जा रहा है और समास क्या बनेगा? देशभक्ति। तो जिस समास में कर्ता के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देशभक्ति क्या होगा? हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। फिर जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कौन सा समास कहा जाता है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास? तो आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास। दाल रोटी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जिस समास का तीसरा पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जो शब्द होते हैं वो बहुव्रीहि के भी होते हैं और कर्मधारय के भी होते हैं। जैसे पीताम्बर यदि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो पीताम्बर का विग्रह जब करेंगे तो पीला वस्त्र धारण करने वाला कौन है? कृष्ण है। लेकिन पीला वस्त्र धारण किया है जिसने, यह क्या हो जाएगा? यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यदि पीताम्बर है, प्रश्न में पूछा जाए कि कौन सा समास है, उसमें कर्मधारय समास भी हो ऑप्शन में और बहुव्रीहि समास भी हो, तो हमें क्या करना होगा? आप लोगों को बहुव्रीहि समास पर टिक करना होगा। इट इज़ क्लियर। आप लोगों को समास से कोई भी और प्रश्न पूछना हो या कुछ आपको कहीं डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे, उनका आंसर आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट बार अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं।